उनके बड़े होने से लेकर उनके नाम कमाने तक की कहानी, इसमें आप ये सब जानेंगे। बिल गेट्स लगभग हर किसी के आइडल हैं। कौन होगा जो एक बिलियनर या एक सॉफ्टवेयर जीनियस या दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक नहीं बनना चाहता होगा। लेकिन गेट्स कैसे सोचते हैं, उन्हें क्या करना पसंद है, वो एक ऐसी दुनिया में कैसे मशहूर हुए जो तब कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उनकी क्या विरासत है, गेट्स ने इतनी बड़ी कंपनी कैसे लीड की और कैसे उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी में बनाए रखा। बिल गेट्स की जिंदगी से जुड़े कई सवाल हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस समरी में सारे सवालों के जवाब हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द अर्ली लाइफ ऑफ बिल गेट्स। बिल गेट्स की कहानी कोई आम सक्सेस की कहानी नहीं है। वे कोई गरीब आदमी नहीं थे जो बूढ़े होकर अमीर बने थे। गेट्स एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनके बचपन से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। उनके पेरेंट्स टीवी देखने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो अपने बच्चों को स्कूल वाले दिनों की रात में टीवी देखने नहीं देते थे। लेकिन गेट्स को इससे खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें टीवी देखना उतना पसंद ही नहीं था। उनके पेरेंट्स इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके बच्चों का ज़्यादातर समय इंटेलेक्चुअल चीज़ों में बीते, जैसे पढ़ना, बातें करना या फिर ऐसे खेल खेलना जिससे दिमाग तेज हो। साथ ही गेट्स परिवार दूसरे परिवारों के साथ अक्सर छुट्टियां मनाने जाया करते थे। इन छुट्टियों का सबसे अच्छा हिस्सा मिनी ओलंपिक्स होते थे जो वो फैमिलीज ऑर्गेनाइज करती थीं। इसने गेट्स के दूसरों से मुकाबला करने और उन्हें चैलेंज करने के नेचुरल पैशन को बढ़ाया। स्कूल में उन्हें साइंस और मैथ्स में बेहद दिलचस्पी थी। गेट्स ने अपने एसईटी के मैथ्स कॉम्पोनेंट में परफेक्ट 800 स्कोर किए थे। गेट्स ने सबसे पहले कंप्यूटर 1968 में देखा था, लेकिन उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे। उसे खरीदने के लिए कई मिलियन डॉलर लगते थे। इसलिए इस मुश्किल को आसान करने के लिए स्कूलों के पास एक अलग तरह की मशीन थी। ये मशीन अपने इस्तेमाल करने वाले इंसान को कहीं और रखे मेन कंप्यूटर से कनेक्ट करती थी। इसके लिए स्कूल को बस एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती थी। गेट्स उस मशीन पर घंटों समय बिताते थे। आखिरकार उन्होंने अपने पहले डिजिटल गेम टिक टैक टो को कोडिंग के जरिए बनाया। कुछ समय बाद गेट्स को एहसास हुआ कि उस मशीन का लगातार इस्तेमाल करते रहने के लिए उन्हें काम करने की ज़रूरत है। उस कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए उन्हें हर घंटे $8 देने होते थे, जो उस समय किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस परेशानी के हल के लिए गेट्स ने ऐसी जॉब ढूंढने का फैसला किया जो उन्हें इतने पैसे दे सके जिससे वे अपने कंप्यूटर के पैशन को आगे बढ़ा सकें। साथ ही जॉब ऐसी होनी चाहिए थी जो उन्हें खाली समय में वो करने दे जो उन्हें पसंद है। जिस शहर में गेट्स रहते थे, वहां सी क्यूब्ड नाम की नई कंपनी खुली थी। 13 साल की उम्र में अपने कंप्यूटर के नॉलेज के जरिए उन्हें वहां जॉब मिली। उनका काम कंपनी के प्रोग्राम में बग ढूंढना था। उसके बदले वो गेट्स को कंपनी का कंप्यूटर फ्री में इस्तेमाल करने देते थे। 15 की उम्र में गेट्स ने दूसरा प्रोग्राम बनाया जो पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने उसका नाम ट्रैफो डेटा रखा। ये सॉफ्टवेयर सियाटल के ट्रैफिक का डेटा लेकर उसे रिपोर्ट में बदलता था, ताकि ट्रैफिक इंजीनियर उसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएं। जब कॉलेज जाने का समय आया तो गेट्स ने हार्वर्ड चुना, लेकिन गेट्स को क्लास अटेंड करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। गेट्स उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते थे जो उनके दिमाग को चैलेंज करते थे, और बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिया करते थे। कंप्यूटर लैब में घंटों बिताने से गेट्स के ब्रेन को उस इंसान में ढलने में मदद मिली जो वो बाद में बने। याद रखने की उनकी नेचुरल एबिलिटी ने उन्हें कंप्यूटर कोड सीखने में सबसे आगे रखा। गेट्स के एक आम बच्चे की तरह कई हीरो नहीं थे, लेकिन कुछ हीरोज थे जिन्हें गेट्स पसंद करते थे। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने गेट्स को सच में इम्प्रेस किया था। दूसरे थे लियोनार्डो दा विंची। जिंदगी में आगे चलकर हेनरी फोर्ड जैसे दूसरे हीरोज ने भी गेट्स को इम्प्रेस किया। फोर्ड ने उन्हें सिर्फ सक्सेस तक पहुंचने तक ही इम्प्रेस किया, लेकिन जब फोर्ड उस सक्सेस को बरकरार नहीं रख पाए तो वो गेट्स के हीरो नहीं रहे। शायद वॉरेन बफे एक ऐसे इंसान थे जिन्हें गेट्स सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वे बफे से सबसे पहले 1991 में एक पार्टी में मिले थे जिसे गेट्स की मां ने अरेंज किया था। वे बड़ी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए और दोनों एक दूसरे से बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। गेट्स इस बात से इंप्रेस थे कि दोनों में कितनी ज्यादा समान बातें हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर या मजाक करने का तरीका एक सा था। वे दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे और दोनों को एक जैसा खाना पसंद था। गेट्स और बफे की सबसे मजेदार कहानियों में से एक तब की है जब दोनों साथ चाइना गए थे। उन दोनों ने मैकडॉनल्ड्स में खाना खाया था और अमीर होने के बावजूद बफे ने पैसों के बदले फ्री वाउचर के जरिए पे किया था।
बफे ने वाउचर इसलिए दिया था क्योंकि वो बताना चाहते थे कि अमीर लोग कभी भी किसी मौके का फायदा उठाए बिना उसे छोड़ते नहीं हैं। गेट्स आज भी बफे की इस सोच पर चलते हैं। कभी कभी जब उन्हें कोई फैसला लेना होता है, वे खुद को बफे की जगह रखकर सोचते हैं। गेट्स वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जो बफे उस समय करते। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? वो क्या है जो तय करता है कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराना क्या होता है और पहले से मौजूद चीज़ों को डेवलप करना क्या होता है? इस मुद्दे के लिए गेट्स बहुत लड़े, लेकिन वे जानते थे कि चुराने और डेवलप करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उन्हें लगता था कि अगर उस वक्त पेटेंट करवाना इतनी बड़ी चीज़ होती तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलप करने की पूरी इंडस्ट्री बनती ही नहीं। चोरी का इल्ज़ाम लगने के डर से कोई भी किसी आइडिया को बेहतर बनाने का खतरा नहीं उठाता। गेट्स चोरी करना बिल्कुल नहीं सहन करते। वे उन नौसिखियों को क्रिटिसाइज करते हैं जो इलीगल तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर की नकल करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हार्डवेयर को खरीदना होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर सबके लिए होता है। लेकिन गेट्स इस बात से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि इस सोच की वजह से सॉफ्टवेयर बनाने वालों को उनकी मेहनत के पैसे नहीं मिलते हैं। इस वजह से वो सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर देंगे और आखिर में इससे सभी को नुकसान होगा। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर एक मामला हुआ था जो काफ़ी चर्चे में रहा था। जब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ आया तो एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट पर उसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को चुराने का इल्ज़ाम लगाया। ये मामला कई सालों तक अदालत में चला और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट जीत गया। गेट्स का मानना था कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से मौजूद इंटरफेस को डेवलप किया है, जिसे सबसे पहले जेरोक्स ने बनाया था। एप्पल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उसे चुराया नहीं था। लीड फ्रॉम द फ्रंट। गेट्स किसी टिपिकल बड़े लीडर की तरह नहीं है। वे आम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सुपर कूल। वे अपने स्टाफ और कलीग्स का एक आम आदमी की तरह मजाक उड़ाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और काम के बीच परेशान भी करते हैं। आप उन्हें विंस्टन चर्चिल की तरह न समझे। गेट्स कोई टिपिकल लीडर नहीं है, लेकिन अगर आप उन पर डिपेंड करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जो चाहते हैं उसे सच करने के लिए गेट्स सब कुछ करेंगे। गेट्स की लीड करने की इच्छा ने उन्हें ये जानने से नहीं रोका कि एक कंपनी को अपने लीडर की परवाह किए बिना कामयाब होने और बढ़ने की जरूरत है। उनकी कहानी बताती है कि लीड करने की उनकी गहरी इच्छा ने उन्हें वो महान लीडर बनाने में मदद की जो वो आज हैं। जब गेट्स कम उम्र के थे तो उन्होंने और दूसरे स्टूडेंट्स ने मिलकर लेक साइड प्रोग्रामर्स क्लब बनाया था। उन्होंने अपना पहला कोड लिखा और टिक टैक टो का गेम प्रोग्राम किया। लेकिन गेट्स दूसरे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करने देते थे। उन्हें ग्रुप से निकल जाने के लिए कहा गया, इसलिए उन्होंने वो ग्रुप छोड़ दिया। लेकिन जब गेट्स ने ग्रुप छोड़ा, दूसरे स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि गेट्स ने ही लेक साइड प्रोग्रामर्स क्लब को बांध कर रखा हुआ था। वे अकेले ही थे जो सबसे अच्छा कोड लिख सकते थे और सिर्फ वे ही जानते थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इसलिए उन्हें ग्रुप में वापस बुलाया गया। गेट्स मान तो गए, लेकिन एक शर्त पर। वे ग्रुप का इंचार्ज बनना चाहते थे और उन्होंने सभी मेंबर को वार्न भी किया कि अगर वे एक बार इंचार्ज बन गए तो वे हमेशा इंचार्ज बने रहेंगे। इनोवेट, इनोवेट, इनोवेट। अगर कोई भी आज तक आपके एक भी आइडिया पर नहीं हंसा है तो आप में क्रिएटिविटी काफ़ी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से ही इस बात का ख्याल रखता है कि अपने कस्टमर्स के लिए सबसे नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। इस सोच ने उनकी कंपनी को 40 साल तक सबसे ऊपर बनाए रखा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के रूप में कैसे देखते हैं, लेकिन आप कभी भी इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने दुनिया और दुनिया के काम करने के तरीके को बदल दिया है। गेट्स हमेशा एक खास तरह की सोच को यूज़ किया है। आज कौन मुझे हराने आया है? वे जानते हैं कि दुनिया ऐसे जीनियसेस से भरी हुई है जो हमेशा टेक्नोलॉजी मार्केट के टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए गेट्स हमेशा सबसे आगे रहना चाहते हैं। वे हमेशा टॉप पर रहना चाहते हैं। गेट्स की इस सोच का एक फ़ायदा ये भी है कि इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपनी टेक्नोलॉजी की रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी पैसे खर्च करती आई है। गेट्स ये भी मानते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्ट और इंजीनियरिंग का मिक्सचर है। दोनों में से एक के बिना सॉफ्टवेयर का सर्वाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके एम्प्लॉयज़ में दोनों हों। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर अपडेट्स लगभग कभी भी टाइम पर रिलीज नहीं हुए। इस बात का बचाव करते हुए गेट्स ने कहा कि उनके लिए क्वालिटी सबसे बड़ा गोल और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर उन्हें कुछ समय के लिए किसी अपडेट की रिलीज को उसकी क्वालिटी पक्की करने के लिए रोक कर रखना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। स्ट्रेस टेस्ट योर आइडियाज़। गेट्स आइडियाज़ बहुत ही सीरियसली लेते हैं। वे मानते हैं कि जब एक मैनेजर कोई फैसला लेता है तो उसे कभी भी पीछे मुड़कर उस पर दोबारा सोचना नहीं चाहिए।
इसलिए गेट्स को जब भी अपने एम्प्लॉयज से कोई नया आइडिया मिलता था, वे उसे पहले खुद टेस्ट करना पसंद करते थे। अगर वो आइडिया क्वालिटी और इनोवेशन के टेस्ट में पास हो जाता था तो उसे सच करने में जुट जाते थे। लेकिन वो स्टेप खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गेट्स अपने एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को डिस्कस करते समय कभी भी उनकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचते थे। वो उन पर चिल्लाते थे, उसकी बुराइयां करते थे और उन पर गुस्सा हो जाते थे। वे अपने एम्प्लॉयज़ के आइडिया पर अटैक करते थे और उन्हें ऐसे इमेजिनरी हालात के बारे में कहते थे कि वे स्ट्रेस में आ जाते थे। गेट्स का मानना है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को ही सर्वाइव करना चाहिए। कुछ लोग ने उन पर एक बुली यानी धौंस जमाने का भी इल्ज़ाम लगाया है, जो अपने एम्प्लॉयज़ की इज्जत नहीं करते थे। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन ऐसे इल्ज़ामों पर यकीन करना आसान था। जब कोई इंसान अपने आइडिया के बचाव में लड़ नहीं सकता था, उन्हें इस बात से सख्त नफरत थी। वे चाहते थे कि उनके एम्प्लॉयज़ भी अपने आइडिया के लिए चिल्लाएं, गुस्सा करें और लड़ें, जिस पर वे यकीन करते हैं। जब एक आइडिया टेस्ट में पास हो जाता था तो इसका मतलब था कि आप पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं कि गेट्स उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गेट्स मानते हैं कि सक्सेस जीतने वाले शख्स को बेवकूफ़ बनाकर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसने सब कुछ जीत लिया है और वो कभी नहीं हार सकता। गेट्स के लिए सक्सेस हमेशा थोड़े समय के लिए रही है। जब भी वे किसी काम में सक्सेसफुल होते हैं तो वे आगे बढ़ जाते और अपने अगले चैलेंज के बारे में सोचने लगते हैं। गेट्स अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करने के बजाय हार के बारे में सोचने के लिए जाने जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे जानी मानी हार थी माइक्रोसॉफ्ट बॉब। माइक्रोसॉफ्ट बॉब एक एनिमेटेड कैरेक्टर था जिसे माइक्रोसॉफ्ट यूज़र की मदद के लिए बनाया गया था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बॉब इतना सोफिस्टिकेटेड था कि उसे ठीक से काम करने के लिए एक हाई एंड हार्डवेयर चाहिए था। माइक्रोसॉफ्ट के यूज़र को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और गेट्स को एहसास हुआ कि उन्होंने मार्केट को एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया है जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। दूसरी कहानी है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग इंटरनेट को खो दिया था। जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ तब वो कंपनी की 5वीं या 6ठी प्रायोरिटी पर था। किस्मत से गेट्स को एक दिन एहसास हुआ कि कैसे इंटरनेट हर चीज़ का फ्यूचर होगा और माइक्रोसॉफ्ट उसमें पीछे छूट गया है। वे घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाया और हालात संभालने की कोशिश की। गेट्स ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एक मेमो भेजा, ये बताने के लिए कि इंटरनेट अब कंपनी की सबसे पहली प्रायोरिटी है। कुछ ही महीनों में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया, जो उनका खुद का इंटरनेट ब्राउज़र है। बाद में ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउज़र बन गया। द स्टोरी ऑफ अ राइवलरी। माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस के पीछे गेट्स का कंपटीशन के लिए प्यार सबसे बड़ा कारण रहा है। वे हमेशा से हर चीज़ में जीतने का जज्बा बनाए रखते थे, चाहे वो एक छोटा सा चेस का मैच हो या एप्पल के खिलाफ लड़ाई। उनकी सक्सेस की चाहत ने हमेशा उन्हें पुश किया है। स्टीव जॉब्स गेट्स से ज़्यादा अलग नहीं थे। आखिरकार दोनों का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा ही था। वे दोनों ही अमेरिका से थे और वो दोनों ही कम उम्र में थे जब उन्होंने खुद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर बनाने की झलक दिखाई थी। जॉब्स भी गेट्स की तरह ही इंचार्ज बने रहना पसंद करते थे और वे दोनों ही डेवलपमेंट के मार्केट में घुसे जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन दोनों में दुश्मनी होना एक जायज़ सी बात थी, लेकिन उनमें कुछ बेसिक फ़र्क भी थे। गेट्स चल रहे बिजनेस के लिए प्रोडक्ट डेवलप करने पर फोकस थे, वहीं जॉब्स उन खास लोगों पर फोकस कर रहे थे जो अलग तरह से सोचते हैं। गेट्स अपने प्रोडक्ट्स के काम करने के तरीके पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जबकि जॉब्स आर्ट और प्रोडक्ट डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। जॉब्स ने माइक्रोसॉफ्ट और गेट्स पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो माइक्रोसॉफ्ट को अदालत तक ले गए थे जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पर विंडोज़ बनाते वक्त एप्पल के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को चुराने का इल्ज़ाम लगाया था। However, Gates and Jobs knew that the market was so big that it could accommodate them both. They understood that the strong competition drove their companies to become better. It was a battle that in the end had no losers. लेकिन गेट्स और जॉब्स दोनों ही ये जानते थे कि मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें ये दोनों ही आराम से रह सकते हैं। दोनों समझ गए थे कि इस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ने ही उनकी कंपनियों को बेहतर बनाया है। वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसके अंत में कोई नहीं हारा था। दशकों की दुश्मनी के बावजूद गेट्स और जॉब्स दोस्त थे। जॉब्स के गुजरने से पहले गेट्स उनसे मिलने उनके घर गए थे। उन्होंने कई चीज़ों पर बात की और अपनी जवानी के दिन याद किए। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे उन दोनों की दुश्मनी ने उनकी कंपनियों को मजबूत बनाया था। इसलिए ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि दुश्मनी से कंपटीशन पैदा होता है और कंपटीशन से पर्पस, और एक पर्पस होने से हमें सक्सेस मिलती है। फैमिली। गेट्स इस तरह के इंसान कभी नहीं रहे हैं जो आपको अपनी मुस्कान से खुश करें या रोमांटिक डेट के लिए बाहर लेकर जाएं, बल्कि गेट्स ने अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग करते हुए बिताया है। रिश्ते बनाने का ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, लेकिन वे एथलेटिक थे, काबिल थे और स्मार्ट थे और उन्हें हमेशा से खुद पर भरोसा था, जिस वजह से कुछ लड़कियां उन्हें पसंद करने लगीं।
गेट्स का एन विनब्लैड के साथ रिश्ता सबसे फेमस रिश्तों में से एक था। वे 3 साल तक साथ थे, लेकिन फिर अलग हो गए क्योंकि गेट्स उस वक्त उनके रिश्ते को शादी में बदलने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी उम्मीद भी थी। बिल गेट्स जैसा आदमी हमेशा अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने पर ही ध्यान देने की कोशिश करेगा। वे जानते थे कि उन्हें एक न एक दिन शादी करनी ही है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया है। गेट्स जानते थे कि उनसे शादी करने के लिए लड़की को खास होना होगा। उनके लिए वो खास लड़की मलिंडा थी। मलिंडा के माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने के 4 महीने बाद वे गेट्स के साथ न्यूयॉर्क ट्रेड फेयर में मौजूद थीं। मलिंडा के सेंस ऑफ ह्यूमर और बुद्धिमानी ने गेट्स को अट्रैक्ट किया, और मलिंडा को याद है कि उन्हें महसूस हुआ था कि गेट्स उनकी उम्मीद से ज्यादा फनी थे। लेकिन उनके बीच चीजें तुरंत शुरू नहीं हुई। क्यों? इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। जब गेट्स ने पहली बार मलिंडा को डेट के लिए पूछा था, तो उन्होंने पूछा कि क्या वो 2 हफ्ते बाद खाली हैं। इससे मलिंडा बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुई। उन्हें उम्मीद थी कि गेट्स उनकी पहली डेट पर उन्हें सरप्राइज करेंगे और उसे खास बनाएंगे। गेट्स ने इस बारे में दोबारा सोचा और मलिंडा को फोन किया। उस दिन उनकी कॉन्फ्रेंस होने के बावजूद गेट्स ने उसी रात मलिंडा के साथ डिनर के लिए वक्त निकाला। सालों बाद गेट्स और मलिंडा ने शानदार तरीके से शादी की। वे जानते थे कि घर और काम दोनों एक साथ कैसे संभालना है। गेट्स ने हमेशा अपने परिवार को सबसे पहले रखा है। उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों को आम जिंदगी देना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वे अपनी ज्यादातर दौलत बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दे देंगे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे खुद सक्सेसफुल बने, और इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप बिना अपने परिवार की अहमियत समझे सिर्फ अपने काम में सक्सेसफुल होने का सोचेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे, तो आपके साथ वो पैसा खर्च कौन करेगा? आपको याद रखने की जरूरत है कि परिवार हमेशा ही सबसे पहले आना चाहिए। अगर आपको कभी गेट्स के ऑफिस में उनकी लाइब्रेरी देखने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कि वहाँ उनके पास बिजनेस की पढ़ाई वाली कोई बुक्स नहीं है। वे इस बात को नहीं मानते कि किसी को अमीर बनने के लिए पहले बिजनेस की पढ़ाई करनी होगी। वे मानते हैं कि आपको सीधे बिजनेस फील्ड में ही उतर जाना चाहिए। खुद चीज़ों को करना और मुश्किलों से सीखना ही बेहतर और असली तरीका है। और फिर अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब करें जब आपने खुद बिजनेस करना शुरू कर दिया हो। गेट्स ने जिन बिजनेस बुक्स को पढ़ा और एंजॉय किया है, उनमें से एक है डोनाल्ड आर कियो की लिखी हुई बुक द 10 कमांडमेंट्स फॉर बिजनेस फेलियर। दूसरी बुक है एल्फ्रेड स्लोन की लिखी हुई माई ईयर्स विद जनरल मोटर्स, जहां स्लोन ने यंग एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस की दुनिया में जाने के लिए गाइड किया है। लेकिन गेट्स की फेवरेट बुक वो है जिसे वॉरेन बफेट ने उन्हें रेकमेंड किया था। वो बुक है जॉन ब्रुक्स की बिजनेस एडवेंचर्स। इस बुक में कई कंपनीज की सक्सेस और फेलियर की कहानी मौजूद है। गेट्स का कहना है कि ये उनकी पढ़ी हुई अब तक की सबसे अच्छी बिजनेस बुक है। टेक टाइम टू रीबूट। भले ही गेट्स ऐसे इंसान दिखते हैं जो काम के सिवा कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी गेट्स कभी कभी अपने शौक पूरे करते हैं। गेट्स स्विमिंग करना, टेनिस खेलना, स्केटिंग करना और स्कीइंग करना पसंद करते हैं, लेकिन दिन के 24 घंटों में ये सब करने के लिए उन्हें कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। गेट्स के लिए अपना काम या अपने शौक दोनों ही छोड़ना नामुमकिन था, तो उन्होंने क्या छोड़ा? नींद। गेट्स बिना किसी परेशानी के 36 घंटे काम कर सकते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद वे थकने लगे। आराम करने के लिए वक्त निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। उन्हें अपना लाइफस्टाइल ठीक करने की ज़रूरत थी। इसीलिए आखिर में गेट्स ने एक कदम पीछे ले लिया। साल 2000 में उन्होंने स्टीव बाल्मर के लिए अपनी सीईओ की पोजीशन छोड़ दी। फिर 2008 में उन्होंने अपनी कंपनी में फुल टाइम के बजाय पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि गेट्स का पार्ट टाइम लगभग दूसरों के फुल टाइम के बराबर होता है। साल 2014 में उन्होंने कंपनी में अपनी चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि मानो उनकी ज़िंदगी अब खाली हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। गेट्स ने अपने दिन पढ़ने और लिखने में बिताना शुरू कर दिया। वे गेट्स फाउंडेशन के साथ काम भी करते थे और दुनिया भर में ये पक्का करने के लिए घूमते थे कि उनका चैरिटेबल काम हर किसी के पास पहुंच रहा है या नहीं। यहाँ सीखने की बात यह है कि आराम काम के जितना ही ज़रूरी है। अगर आप अपना पूरा समय बस काम करने में लगाएंगे तो एक दिन आपको सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। गेट्स की लाइफस्टाइल नहीं उन्हें वहाँ पहुँचने में मदद की है जहाँ वो आज है, लेकिन उन्हें अपने हिसाब से आराम करना भी आता था। गिव समथिंग बैक। शुरुआत में गेट्स इस बात को सोचने में अपना वक्त नहीं बिताना चाहते थे कि उन्हें समाज के लिए क्या करना है। वे मानते थे कि अगर उन्हें अपने गोल तक पहुंचना है तो उन्हें हर डिस्ट्रैक्शन से दूर होना होगा। 1987 में गेट्स से चैरिटी के बारे में पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें फिलहाल अगले 10 साल तक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पर ध्यान देना है, उसके बाद वो चैरिटी भी करेंगे। 1992 में गेट्स से फिर वही सवाल किया गया और उन्होंने फिर वही जवाब दिया। गेट्स मानते थे कि जो काम वो अभी कर रहे हैं उसे फिलहाल समाज के लिए किया गया काम ही माना जा सकता है, लेकिन एक बार जब उन्होंने समाज को बदले में कुछ देने का काम शुरू किया, उसके बाद वे कभी नहीं रुके। 1990s के बीच में गेट्स ने अपने पिता के नाम से विलियम एच गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की।
इस फाउंडेशन की इंस्पिरेशन उन्हें उनकी मां मैरी गेट्स से मिली थी। वे उसी साल ब्रेस्ट कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ते हुए गुजर गई थीं। मैरी का गेट्स की जिंदगी पर हमेशा गहरा असर पड़ा है। उन्होंने गेट्स की समाज के लिए कुछ करने और गरीबों की मदद करने की इच्छा पर भी असर डाला था। उनके मरने से पहले भी उन्होंने मेलिंडा के लिए ब्राइडल इवेंट रखा और उस दिन वहां स्पीच भी दी। गेट्स को याद है कि उनकी आखिरी शब्द थे, जिन्हें बहुत कुछ दिया गया है उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। गेट्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनका पैसा हर ज़रूरतमंद के पास पहुंचे, इसीलिए उन्होंने वो फाउंडेशन बनाई। वे इस बात को पक्का करना चाहते थे कि वो जो भी पैसा चैरिटी में दें वो उन्हीं लोगों के पास पहुंचे जो उसके हकदार हैं। जब गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में अपना फुल टाइम काम छोड़ दिया तब उन्होंने कहा कि वो चैरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा पैसों के साथ ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं। वो जिम्मेदारी समाज के लिए कुछ करने की है और अपने रिसोर्सेज को सोसाइटी के काम में लगाने की पूरी कोशिश करने की है। शायद उनके बनाए गए फाउंडेशंस में से सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला फाउंडेशन है द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनाया था। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। द गेट्स फाउंडेशन आज दुनिया की सबसे अमीर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इस फाउंडेशन ने अमेरिका और पूरी दुनिया पर जो असर डाला है वो बहुत बड़ा है। अगले कुछ सालों में अगर पोलियो दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाता है तो इसमें इस फाउंडेशन का बड़ा रोल है। वॉरेन बफेट द गेट्स फाउंडेशन के एक ट्रस्टी बने। 2021 तक उन्होंने इसमें $41 बिलियन दान दिए हैं। बफेट सच में गेट्स को पसंद करते हैं और उनकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। शुरू में गेट्स समाज सेवा के काम को टाल रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो समाज सेवा करना नहीं चाहते थे, ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो मानते थे कि अगर वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि कंपनी इस कदम के लिए तैयार ना हो जाए तो समाज को इसका ज़्यादा फायदा होगा। पहले वो अपनी सक्सेस को पक्का करना चाहते थे ताकि वो समाज को इतना दे सकें जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। द गेट्स लेगेसी। गेट्स को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे। शायद ये उनका स्वभाव नहीं है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लोग ये याद रखें कि कैसे बिल गेट्स अपने पैसे खर्च करते थे या कैसे बिल गेट्स ने दुनिया को बेहतर बनाया। वो चाहते थे कि जब लोग पीछे मुड़कर देखें और दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ें तो उन्हें दिखे कि गरीबी और बच्चों का मरना पहले के मुकाबले किस तरह कम हुआ है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था ये प्रोग्रेस किसके कारण हुई है। गेट्स बस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते थे। लेकिन चाहे गेट्स कुछ भी चाहते हों, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। गेट्स कोई आम अमीर आदमी नहीं है जिन्होंने कई मिलियन डॉलर कमाए, सोसाइटी की मदद की और शांति से चले गए। गेट्स ने इससे कहीं कहीं ज़्यादा किया है। मुझे यकीन है कि गेट्स ने अनगिनत लोगों की तरह आपकी ज़िंदगी को भी उतना ही इंस्पायर किया होगा। और अगर मैं आपको कुछ बनने की सलाह दे सकता हूं तो आपको गेट्स की तरह बनने के लिए कहूंगा। कंक्लूजन। गेट्स को बचपन से ही सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में बेहद दिलचस्पी थी। वो ऐसे माहौल में पले बढ़े थे जिसने दूसरों को चैलेंज करने की उनकी चाहत को और भी बढ़ावा दिया था। माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करना गेट्स और उनके बेस्ट फ्रेंड पॉल एलन के लिए आसान काम नहीं था। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का वादा किया था जो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसे बनाया और 6 हफ्तों में उसे प्रेजेंट भी किया। उनकी मेहनत रंग लाई थी। गेट्स ने हमेशा से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यकीन किया है। उनका मानना था कि चुराने और डेवलप करने में बहुत फर्क होता है। एक ऐसा आइडिया जो पहले से मौजूद है पर काम करके उसे और बेहतर बनाना, इसे डेवलपमेंट कहते हैं, ना कि चोरी। हम सब गेट्स से ये सीख सकते हैं कि सामने से लीड करना कितना ज़रूरी है। अपने आसपास के लोगों को ये दिखाना ज़रूरी है कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं, नहीं तो आपका फेल होना पक्का है। अपने आइडिया को टेस्ट करना, उसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रखकर परखना और अपनी गलतियों से सीखना, ये सक्सेस के मेन एलिमेंट्स हैं। इनोवेशन इन सबका कोर है। इस मुकाबले भरी दुनिया में सर्वाइव रहने के लिए आपको उन एलिमेंट्स पर डिपेंड करने की ज़रूरत है। आखिर में गेट्स की विरासत हमेशा बची रहेगी। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें इस तरह याद रखें या ना रखें कि उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद की है। वे बस ये चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बनी रहे। फिर भी उन्हें हमेशा एक सच्चे हीरो की तरह याद रखा जाएगा।